जय हिंद दोस्तों, बिहार स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज़ का डे 42 का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। इससे आपको वीडियो की अपडेट हमेशा मिल सकती है और PDF भी आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी तथा इसमें कितने रुपए लोन राशि की बात की गई है। तो बिहार उद्यमी योजना की शुरुआत 2025 में की गई है। अगर हम इसमें लोन राशि की बात करें तो बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत दो प्रकार की योजनाएं हैं। एक है उद्यमी योजना जिसमें 10 लाख रुपए तक की लोन राशि दी जाती है और 50% लोन राशि सरकार माफ़ कर देती है सब्सिडी के रूप में। वहीं दूसरी योजना है लघु उद्यमी योजना, और लघु उद्यमी योजना में 2 लाख रुपए तक की लोन दी जाती है और ये लोन 3 किस्तों में दी जाती है। पहले किस्त में 50,000, दूसरे किस्त में 1 लाख और तीसरे किस्त में 50,000। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत सरकार ने कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो बिहार डेयरी फार्म योजना के तहत सरकार ने 7.5% सब्सिडी देने की घोषणा की है। अगर हम डेयरी बढ़ाने की बात करें तो डेयरी बढ़ाने की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए एक ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया था। और ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये दूध से संबंधित हो जाएगा। उसी समय 1970 के दशक में श्वेत क्रांति भी स्टार्ट की गई थी और इसका भी संबंध दूध से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई है। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत 2024-25 में नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई है। अगर इसमें हम सहायता राशि की बात करें तो इसमें सहायता राशि टोटल 10,000 रुपये दी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई है तथा इसमें UPSC परीक्षा पास करने वालों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना 2024-25 में शुरू की गई है और इसमें UPSC पास करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए राशि दी जाती है और ये सहायता राशि के रूप में होती है। अगर हम किसी भी स्टेट PCS की बात करें, अगर कोई भी नागरिक जो बिहार का निवासी है वो स्टेट PCS पास करता है तो उसके लिए 50,000 रुपये राशि दी जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर UPSC निकालता है तो उसके लिए 1 लाख रुपये राशि देने की घोषणा की गई है। अगर हम निर्माण पोर्टल की बात करें तो निर्माण पोर्टल कोयला मंत्रालय ने चालू किया है और ये निर्माण पोर्टल में 1 लाख रुपए की राशि UPSC पास करने वालों को दी जाती है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आहार जीर्णोद्धार योजना कब और बिहार के कितने जिलों के लिए शुरू की गई है। तो आहार जीर्णोद्धार योजना 2025 में शुरू की गई है और ये बिहार के टोटल 14 जिलों के लिए शुरू की गई योजना है। वहीं अगर हम बात करें PM श्री योजना या फिर हम बात करें अन्न श्री योजना तो ये दोनों योजनाएं खाद्यान्न से संबंधित हो जाएंगी और ये दोनों योजनाएं 2023 के बजट में चालू की गई थी। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वात्स स्थल क्रय सहायता योजना 2025 के तहत सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो मुख्यमंत्री वात्स स्थल क्रय सहायता योजना 2025 के तहत सरकार द्वारा 60,000 रुपये की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में चालू की गई थी और ये योजना मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के ही अंतर्गत चालू किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वाणी योजना कब शुरू की गई है तथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री वाणी योजना की बात करें तो ये 2020 में चालू की गई है और इसका उद्देश्य की बात करें तो प्रधानमंत्री वाणी योजना के तहत फ्री वाईफाई देने की बात कही गई है। वहीं अगर हम लोग कानी परियोजना की बात करें तो कानी परियोजना के तहत चेन्नई, अंडमान और निकोबार इन सभी स्थलों पे केबल के द्वारा जोड़े जाने की बात की गई है।
और ये केबल बिछाने का कार्य करेगा कौन? तो BSNL के द्वारा ये केबल बिछाने का कार्य किया जाएगा। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई है तथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना की बात करें तो ये 2024 में शुरू की गई है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की बात इसमें की गई है। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो आयकर से संबंधित चल रहे मुद्दे को कम करने के लिए विवाद से विश्वास योजना शुरू की गई है। और इस विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 2024 में की जाती है। और ये योजना क्या दूसरा संस्करण है, इसका भी बात को भी ध्यान रखेंगे। ये कौन सा संस्करण है? तो दूसरा संस्करण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निक्षय पोषण योजना कब शुरू की गई है तथा इसमें प्रदान की जाने वाली राशि को कितना बढ़ाया गया है? अगर हम निक्षय पोषण योजना की बात करें, निक्षय पोषण योजना की बात करें तो ये 2018 में शुरू की गई है। और इसमें पहले राशि 500 रुपये निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया है। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आयु 18 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योगों के विकास और सृजन के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योगों के विकास और सृजन के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की गई है। उन्नति योजना की बात करें तो उन्नति योजना की शुरुआत 2023-24 में की जाती है। डिवाइन योजना का भी संबंध पूर्वोत्तर राज्यों के विकास से है और डिवाइन योजना की शुरुआत 2023 में की जाती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए जनजाति गौरव योजना कब और कहां से शुरू की गई है? तो जनजाति गौरव योजना के उद्देश्य की बात करें तो ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए योजना चलाई गई है। और जनजाति गौरव योजना 2023 में शुरुआत की गई है। और ये कहां से शुरुआत की गई है? तो जनजाति गौरव योजना की शुरुआत रांची से की जाती है। और इस योजना में 75 जनजातीय समूह को शामिल करने की बात की गई है। कितने जनजातीय समूह? 75 जनजातीय समूह को शामिल करने की बात की गई है। वहीं अगर हम लोग जनजातीय पार्क की बात करें तो जनजातीय पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये रांची में की गई है। वहीं अगर भारत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पे रहते हैं तो ये मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सबसे अधिक जनजाति रहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमृत धरोहर योजना कब शुरू की गई तथा इसका संबंध किससे है? तो अमृत धरोहर योजना 2023 में शुरू की गई है। और इसके संबंध की बात पूछें तो अमृत धरोहर योजना के संबंध मैंग्रोव वनों से हो जाएगा। सर्वाधिक मैंग्रोव वनों की बात करें तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रिवीजन सीरीज है। तो रिवीजन सीरीज को ध्यान से देखेंगे, इससे आपका रिवाइज हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना की घोषणा कब और कहाँ की गई है? तो विश्वकर्मा योजना की बात करें या फिर लखपति दीदी योजना की बात करें या फिर गरीब शहरी आवास योजना की बात करें तो इसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को लाल किले से की गई थी। अगला है, आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला है, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किससे है? तो पीएम डिवाइन योजना का संबंध पूर्वोत्तर राज्यों से है। अगला है, पीएम प्रमाण योजना का संबंध किससे है? तो पीएम प्रमाण योजना का संबंध पृथ्वी सुरक्षा से हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? तो पीएम श्री योजना का संबंध खादान से हो जाएगा। अगला है, ग्राम उजाला योजना कब और कहां से शुरू की गई? तो ग्राम उजाला योजना 2021 में आरा से शुरू किया गया। आरा कहां पे है? बिहार में है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां और कब शुरू की गई है? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2015 में पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है, मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब की गई है? मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये 2 चरणों में की गई है। पहला चरण 2014 में स्टार्ट किया गया था और दूसरे चरण की बात करें तो 2020 में स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गया था? तो हैदराबाद की स्थापना की बात करें तो हैदराबाद की स्थापना चिनकिलिस खां
उसका ही नाम था निज़ामुल मुल्क। तो इनके द्वारा चिमकिलकिज खां के द्वारा हैदराबाद की स्थापना की गई थी। तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम सहायक संधि किसने स्वीकार किया था, तो सर्वप्रथम सहायक संधि हैदराबाद के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम की स्थापना कब और इसका प्रशासक कौन था। अगर हम लोग फोर्ट विलियम की बात करें तो फोर्ट विलियम किले की बात करें तो इसकी स्थापना 1794 में की जाती है। वहीं अगर हम लोग विश्वविद्यालय की बात करें यानी फोर्ट विलियम विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1800 में किया जाता है। अगर हम इसके प्रशासक की बात करें तो इसके प्रशासक चार्ल्स आयर हो जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे, इसे लिख लेंगे आप, इनके प्रशासक चार्ल्स आयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वेदरा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। तो वेदरा का युद्ध 1759 में ब्रिटिश कंपनी और डचों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई थी, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि 1760 की, अगर हम बात करें 1760 की, तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और वांडीवास का युद्ध हुआ किसके बीच था, तो ये भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था और इसमें ब्रिटिश विजय रहे थे और फ्रेंच हार गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को क्रम से लगाएं। तो अगर क्रियाशील धातुओं की हम लोग बात करें तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम हो जाएगा। तो क्रियाशीलता के आधार पर ये इनका क्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तथा सबसे कम आयनन, इस बात को ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक और सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व क्रमशः कौन हो जाएगा। तो सर्वाधिक आयनन वाला तत्व हीलियम हो जाएगा और सबसे कम आयनन वाला तत्व सीजियम हो जाएगा। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वालों कांच के बर्तन किस कांच के बने होते हैं। तो अत्यधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन पोटास के बने होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम क्रक्स कांच की बात करें तो क्रक्स कांच का यूज चश्मा में किया जाता है। वहीं हम लोग सोडा कांच की बात करें तो सोडा कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, रासायनिक पदार्थ बेकिंग सोडा और धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की समस्त अस्थियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव शरीर की समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एक्सियल हो जाएगा जिसमें कितने होते हैं, 80 हड्डियाँ होती हैं, और दूसरा अपेंडिकुलर हो जाएगा जिसमें 126 हड्डियाँ होती हैं। अगर हम एक्सियल की बात करें तो एक्सियल के अंदर खोपड़ी आता है, दूसरा चेस्ट आता है और उसके बाद बैकबोन आता है। वहीं अगर हम लोग अपेंडिकुलर की बात करें तो अपेंडिकुलर में हाथ और पैर की हड्डियाँ आती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कान में 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, वे कौन सी है। तो मनुष्य के कान में 3 प्रकार की हड्डियाँ कौन कौन सी हो जाएगी। तो इनका नाम है इनकस, मेलिप्सा और स्टेपिस। ये 3 प्रकार की हड्डियाँ मनुष्य के कानों में पाई जाती है और स्टेपिस हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी हड्डी है। अगर सबसे बड़ी की बात करें कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर या फिर जांघ की हड्डी हो जाएगी। वहीं सबसे पतली हड्डी की बात करें तो सबसे पतली हड्डी फिबुला हड्डी हो जाएगी और ये हड्डी टांगों में पाई जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्टर्नर नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो स्टर्नर नामक हड्डी मानव शरीर में चेस्ट में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी का संबंध किससे है तथा यह किसकी कमी से होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी का संबंध बोन यानी हड्डी से हो जाएगा और ये बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत धूप हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस रोग में व्यक्ति को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये कौन सा रोग हो जाएगा, ये हीमोफीलिया रोग हो जाएगा।
हीमोफीलिया रोग में शरीर के ब्लड का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग की बात करें तो इसका वाहक कौन हो जाएगा, तो इसका वाहक महिलाएं हो जाएगी और सर्वाधिक ये पुरुषों में फैलता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, वाहक महिलाएं हो जाएंगी लेकिन फैलता किसमें है, पुरुषों में फैलता है। मानव शरीर के स्कल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर के स्कल खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 हो जाएगी। चेहरे की बात करें तो चेहरे में 14 हड्डियाँ हैं, कान की बात करें तो कान में 6, कपाल की बात करें तो कपाल में 8 हड्डियाँ हैं और गले में 1 हड्डियाँ है। तो मानव शरीर के खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पैर से संबंधित है। तो पैर से संबंधित हड्डियों की बात करें तो पेल्विस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, फिर बात करें मेटाटार्सल, अगर हम फिर बात करें तो डिजिट्स, ये सारी हड्डियाँ पैर की हड्डियाँ हो जाएंगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मानव शरीर को सीधा खड़ा रखने तथा गति करने के लिए हड्डियों को क्या कहते हैं और इसकी संख्या कितनी है। तो मानव शरीर को सीधा खड़ा रखने के लिए तथा गति प्रदान करने के लिए जो हड्डियाँ होती है उसके उपांगीय हड्डी कहते हैं और इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 129 होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 या 4 दिसंबर 1984 की हुई थी और इसमें गैस रिसाव की बात करें तो आइसोसाइनाइड गैस का इसमें रिसाव हुआ था। और कंपनी की बात करें तो उस किस कंपनी की फैक्ट्री थी, तो ये कंपनी के नाम था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री यूएसए की एक कंपनी थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु की बात करें तो धातु एल्युमिनियम हो जाएगा। वहीं अगर उप धातु की बात करें सबसे अधिक पाया जाने वाला उप धातु कौन सा हो जाएगा, तो ये सिलिकॉन हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। वहीं अगर तत्व की बात करें तो सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। तो पृथ्वी पर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 हो जाएगी तथा प्राकृतिक और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितने हैं। इसमें प्राकृतिक तत्वों की बात करें तो 98 हो जाएगा, वहीं अगर कृत्रिम तत्वों की बात करें तो ये 20 हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग परजीवी या फिर प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है। अगर हम मलेरिया की बात करें या फिर पेचिस की बात करें तो ये सारे रोग परजीवी या फिर प्रोटोजोआ से होते हैं। वहीं अगर हम लोग पोलियो की बात करें या फिर रेबीज की बात करें तो ये दोनों रोग वायरस से संबंधित रोग हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ABC तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो ABC और विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु कोबाल्ट खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर कोबाल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सिडेराइट लोहे का अयस्क है, आयरन पायराइट भी लोहे का अयस्क है। अगर हम सिनेबार की बात करें या फिर क्यू पायराइट की बात करें तो ये लोहे का अयस्क नहीं है। सिनेबार पारा का अयस्क है और वहीं क्यू पायराइट की बात करें तो ये तांबा का अयस्क है। तो ये दोनों बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भगवत पुराण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो भगवत पुराण का अनुवाद टोडरमल के द्वारा किया गया था और टोडरमल थे कौन, तो ये अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इबादत खाना की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है। तो इबादत खाना की स्थापना 1575 में अकबर के द्वारा की गई है। अकबर से संबंधित हम कुछ बातों को याद रखते हैं। जैसे अकबर की बात करें तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच होता है। वहीं 1576 की बात करें तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अकबर ने ही दीन इलाही धर्म को चलाया था और कब चलाया था, तो 1582 ईस्वी में चलाया था। 1583 की बात करें तो 1583 में अकबर ने इलाही संवत कैलेंडर को चलाया था। तो इन सभी बातों को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विशिष्टता द्वैतवाद का जनक या फिर मत या फिर प्रवर्तक किसे कहते हैं। तो विशिष्टता द्वैतवाद को रामानुजाचार्य ने दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे।
अगर सुधा द्वैतवाद की बात करें, सुधा द्वैतवाद की बात करें तो ये वल्लभाचार्य के द्वारा दिया गया था। वहीं हम लोग बात करें अगर अद्वैतवाद की बात करें, अद्वैतवाद की बात करें तो ये शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। वहीं अगर हम द्वैताद्वैतवाद की बात करें, द्वैताद्वैतवाद की बात करें तो ये निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया था। वहीं अगर हम लोग द्वैतवाद की बात करें, द्वैतवाद की बात करें तो ये माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भक्ति काल से संबंधित कुछ पॉइंट है, तो आप लोग परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में वित्त, संपत्ति, अनुबंध का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के भाग 12 में वित्त संबंधी, संपत्ति संबंधी और अनुबंध संबंधी उल्लेख किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो भाग 12 264 से लेकर 300A तक अनुच्छेद दिया गया है। भाग 12 में टोटल 264 से लेकर 300 के ए तक अनुच्छेद दिया गया है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपत्ति का कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन तथा किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो संपत्ति का कानूनी अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संशोधित किया गया और ये भाग 12 में रखा गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा के अनुच्छेद 301 के में रहकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य और केंद्र के लिए समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में किया गया है? अगर हम लोग समेकित निधि की बात करें या फिर संचित निधि की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। वहीं अगर हम लोग आकस्मिक निधि की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 267 में किया गया है। और समेकित निधि हो या फिर आकस्मिक निधि हो, इन सभी निधियों को भाग 12 में रखा गया है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है तथा इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसके उल्लेख की बात करें तो वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगर भाग की बात करें तो वित्त आयोग का उल्लेख भाग 12 में किया गया है। अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग की नियुक्ति की गई है और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इसको बनाया गया है तो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और इनका कार्यकाल स्टार्ट कब से होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा? तो 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 को संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष होंगे कौन? तो इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? तो ये बात यानी विधि के प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, तो ये बात अनुच्छेद 300 के ए में कहा गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन उसे हटा के यानी 31 के ए से हटा के उसको 300 के ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 12 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो संविधान के भाग 12 को 4 अध्यायों में बांटा गया है। पहला वित्त हो जाएगा, दूसरा कर, तीसरा संपत्ति और चौथा सार्वजनिक संपत्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कराधान से संबंधित विधेयक के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है? तो कराधान से संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति पे महाभियोग की, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किन 2 ग्रहों को दिग्गज के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन से 2 ग्रह हैं? और दोनों ग्रह बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति और शनि, इन दोनों ग्रहों को गैस दिग्गज ग्रह कहा गया है, क्योंकि बाहरी जितने भी 4 ग्रह हैं, अगर हम लोग बात करें बृहस्पति, शनि या फिर अरुण या फिर हम लोग बात करें वरुण, तो ये चारों ग्रह गैसीय ग्रह है और बृहस्पति और शनि 2 बड़े ग्रह हैं, इसीलिए इसे गैस दिग्गज ग्रह के रूप में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने वातावरण में मौजूदा मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है? तो अरुण ग्रह में मीथेन की अधिकता होने के कारण इसका कलर हरा दिखाई देता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस तत्व की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, इसका कारण है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता बहुत अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से ग्रह ज्योतिय ग्रह की श्रेणी में नहीं शामिल है? अगर शामिल बोले नहीं है यानी बाहरी ग्रह या फिर ज्योतिय ग्रह की बात करें या फिर बाहरी ग्रह, तो कौन कौन शामिल नहीं है? बृहस्पति बाहरी ग्रह है, अरुण बाहरी ग्रह है, वरुण बाहरी ग्रह है। वीनस की बात करें, शुक्र या फिर मंगल, ये दोनों ग्रह ज्योतिय फिर बाहरी ग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह की पेटी का एक मात्र बौना ग्रह कौन सा है? तो क्षुद्र ग्रह की पेटी का बौना ग्रह सेरेन ग्रह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। वहीं सूर्य की सबसे आंतरिक परत की बात करें तो सूर्य की सबसे आंतरिक परत को कोर कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक के तारा की बात करें तो सूर्य का सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य पे हाइड्रोजन और हीलियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और इन दोनों के रिएक्शन से और नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य अपनी ऊर्जा बिखेरता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुपरमून की घटना कब होती है? इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सुपरमून की घटना जब पृथ्वी के सबसे पास चंद्रमा होता है तो सुपरमून की घटना होती है। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण संभव है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय परिवर्तन की घटना के कारण ही होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का सल्फ्यूरिक अम्ल को घने बादल पाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को घने बादल पाए जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला है, सौर परिवार के 6 ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं तथा कौन से अन्य ग्रह 2 ग्रह हैं जो अपने घूर्णन अक्षों को पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? तो सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र जो एक आंतरिक ग्रह है और अरुण जो एक बाह्य ग्रह है, ये दोनों ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर यानी अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टा घूर्णन करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आधार तल क्या है? तो पृथ्वी का आधार तल 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है। वही हम लोग बात करें कितने डिग्री पर झुकी है, तो पृथ्वी का आधार तल 66.5 डिग्री पर झुका है। वहीं अगर ऊर्ध्वाधर तल की बात करें तो 23.5 डिग्री तल पर झुका हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास के किस शासक को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है? तो प्राचीन इतिहास के महापद्म नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है और महापद्म नंद ने ही नंद वंश की स्थापना करता है। महापद्म नंद को एकराट की भी उपाधि दी गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महापद्म नंद को उसकी विशाल सेना के कारण उसे क्या कहा गया है? तो महापद्म नंद के पास मगध साम्राज्य की सबसे बड़ी विशाल सेना थी, इसी कारण महापद्म नंद को एकराट की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान राजस्व को शाही कर के रूप में वसूला जाता है? तो घनानंद के शासनकाल के दौरान राजस्व को शाही कर के रूप में वसूला जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पिच का युद्ध या फिर हम बोले तो झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिच का युद्ध या फिर झेलम का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो हाइडेस्पिच का युद्ध 326 में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। वही हम लोग बात करें तो सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हो जाती है और 323 बीसी में ही सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भी युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है और पूरे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का पताका लहराता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर की सेना किस वर्ष पश्चिम की तरफ वापस लौट गई और सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा? अगर सिकंदर की बात करें तो सिकंदर की सेना ने 325 ईस्वी में ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया और पश्चिम की तरफ वापस लौट गई। और सिकंदर की मृत्यु की बात करें तो सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए खैबर दर्रे का प्रयोग किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को जाना जाता है और महापद्म नंद ने ही एकराट की उपाधि धारण की थी, क्योंकि महापद्म नंद के पास सबसे बड़ी विशाल सेना थी, इसी कारण इन्हें एकराट की उपाधि से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रथ मुसल और महाशिला कंटक किसके द्वारा प्रयोग किए गए हैं?
रथमुसल और महाशिलाकंटक अजातशत्रु के द्वारा प्रयोग किए गए हैं। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या करके राजा बना था। इसी कारण अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिलान करना है। अगर हम लोग प्रदोत की बात करें तो प्रदोत का संबंध अवंती से हो जाएगा। वहीं उदयन की बात करें तो उदयन का संबंध मगध से हो जाएगा और उदय ने ही राजधानी को राजगीर से पटना हस्तांतरित किया था। पटना की स्थापना की बात करें तो पटना की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत का संबंध कौशल से हो जाएगा। अगर हम अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु का संबंध भी मगध से हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो पहला ईरानी शासक कौन था? ये डेरियस प्रथम था, जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया और भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन किया था। आगे है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया है? तो काशी और लिच्छवी का विलय की बात करें तो इसका विलय अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महापद्म के कलिंग पर विजय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो महापद्म के कलिंग पर विजय का प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अगर हम लोग हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण खारवेल के द्वारा कराया गया था। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सप्तकर्णी गुफा में किस बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था? तो सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था। और प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन की बात करें तो ये सप्तकर्णी गुफा में कराया गया था। और ये सप्तकर्णी गुफा है कहाँ पे? तो सप्तकर्णी गुफा राजगीर में है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजा उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु क्रमशः किस धर्म के अनुयायी थे? अगर हम लोग बिंबिसार की बात करें और अजातशत्रु की बात करें तो ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं अगर हम लोग उदयन की बात करें तो उदयन जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या के बाद नंद वंश की स्थापना हुई? तो शिशुनाग वंश के अंतिम राजा का नाम नंदीवर्मन था और इनकी हत्या महापद्म नंद के द्वारा की जाती है और नंद वंश का प्रादुर्भाव यानी नंद वंश का उदय होता है। महापद्म नंद की सेना बहुत बड़ी विशाल सेना थी। इसी कारण महापद्म नंद को एकराट की उपाधि से नवाजा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है सही सुलेमित करना है। अगर हम लोग महाजनपद की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें तो वत्स्य की बात करें तो ये इलाहाबाद का क्षेत्र हो जाएगा। वहीं सुरसेन की बात करें तो ये मथुरा का क्षेत्र हो जाएगा। चेदी की बात करें तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाएगा और कुरु की बात करें तो ये मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे जिससे हमें सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। आपको हाल ही में एक बिहार पुलिस का सीरीज़ मिलेगा, बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज, जो आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।